नमस्कारम, कैसे हैं आप सभी? हमने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डरली ख़त्म करते जा रहे हैं। जैसे कि हमने जीडीसी का एग्ज़ाम ख़त्म कर लिया, जीडीसी के सारे पीवाईक्यूज़ थे। पीजीटी वाले सेक्शन जो मोस्ट अनकॉमन क्वेश्चन थे, वो भी ख़त्म कर लिए हैं हमने, देखना जाके प्लेलिस्ट में, ठीक है? थ्योरी तो मोस्टली हमने थ्योरी तो हमने बहुत ज़्यादा कंप्लीट करी ही है। आप लोग अगर प्लेलिस्ट चेक कर रहे होंगे। अब क्या करने वाले हैं देखो हम, आरपीएससी वाले जो सेट के एग्ज़ाम हैं, उसके बाद आरपीएससी के जो प्रोफेसर वाले एग्ज़ाम हैं, उसके बाद जो आरपीएससी के जो लेक्चरार के एग्ज़ाम हैं, वो हम 8 से 9 दिन में हम ख़त्म कर लेंगे सारे के सारे। अच्छा, देखो, हाँ, इनके थ्रू ना, इन पीवाईक्यूज़ के थ्रू हम अपना ना कॉन्सेप्ट वाला और प्लस एडवांस वाला हम रिवीजन करने वाले हैं। सबसे बढ़िया तरीका रहता है पीवाईक्यू से लास्ट मोमेंट पे एग्ज़ाम के, जैसे परीक्षा कोई भी परीक्षा पास आती है तो इनके थ्रू, अगर पीवाईक्यूज़ के थ्रू कोई भी रिवीजन कर रहा होता है ना सीरियसली, तो बहुत ज़्यादा वो एक्स्ट्रा अपने आप को 2 कदम आगे पाता है। मुझे उम्मीद है आप इसका रिवीजन करते रहेंगे। अंक जो एक और बात है इसमें, क्योंकि 2 पेपर हैं, उसी का सीबीएसई की तर्ज पर कराते थे पहले आरपीएससी वाले। वो पहले सेकंड पेपर में 50 क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन, है ना? तो आज भी ऐसे ही 2 पेपर हैं। मैं क्या करूँगा, जो ईज़ी वाले क्वेश्चन हैं, जो कॉमन क्वेश्चन है, उनको मैं जल्दी-जल्दी करवा दूँगा और जो अनकॉमन जो क्वेश्चन है, उसको मैं मार्क कर दूँगा ताकि आपको ध्यान रखे। ठीक है? अपना स्कोर भी बताना यार, बता दिया करो, पता चलेगा ना आप कितने उसमें हैं। 75 प्लस 50 क्वेश्चन है, तो बताना कितने, काउंट करके कितने सही हो रहे हैं आप लोगों के, ठीक है? चलो, और ऑफिशियल आंसर कैसे, मैंने वहाँ से ऑफिशियल आंसर किया, फिर रीचेक कराया मैंने अपने आप को, तब जाके मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर पहला, किसने कहा सोशियोलॉजी में बी डिफाइंड एज ए साइंटिफिक नॉलेज अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप? हु सेड? समाज शास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में परिभाषित किया जा सकता है। जस्ट ए सेकंड। तो किसने कहा है समाज शास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में? देखना, लाइन देखना क्या कह रहे हैं कि मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में, ह्यूमन रिलेशन के जो साइंटिफिक नॉलेज के बारे में कौन बात करता है? वार्ड करते हैं, गिडिंग्स करते हैं, जॉनसन या क्यूबर? कौन करते हैं? क्यूबर साहब करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, साइंस ऑफ सोसाइटी इज पॉसिबल इज एज्यूम बाय द विच अप्रोच? समाज का विज्ञान संभव है, समाज शास्त्र का विज्ञान संभव है, इसके पीछे क्या है? इसका दोबारा से देखो, ढंग से सही से समझोगे। ये कह रहा है कि भाई समाज शास्त्र को भी वैज्ञानिक, वैज्ञानिक विषय के रूप में बनाया जा सकता है, ये संभव है। ये कौन से उपागम की बात कर रहे हैं, इस कौन से अप्रोच से हो सकता है? तो प्रत्यक्षवादी, पॉजिटिविस्टिक, ठीक है? आंसर क्या होगा इसका? प्रत्यक्षवादी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देयर आर 2 बेसिक फीचर्स ऑफ कम्युनिटी? समुदाय के 2 बेसिक फीचर्स बताने हैं आपको, कौन कौन से हैं? ये तो सरल है, ईजी है। एक तो आपका घनिष्ठता होता है, एक स्थायित्व, प्रॉक्सिमिटी एंड स्टेबिलिटी, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 4, टॉनीज के अनुसार समिति का मुख्य आधार क्या है? देखो, एसोसिएशन का क्या है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कल्चरल इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट या फिर पॉलिटिकल इंटरेस्ट? क्या होगा इसमें? इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन अच्छा है इनका। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्या है? वह संस्कृति जो अक्सर धरातल से उगती है, स्वयं निर्मित होती है और स्वायत्तशासी है और लोगों के जीवन एवं अनुभवों को सीधा प्रदर्शित करती है, उसे क्या कहा जाता है? पॉपुलर कल्चर, फोक कल्चर, हाई कल्चर या मास कल्चर? देखो क्या कह रहा है, वह संस्कृति जो अक्सर धरातल से उगती है, ठीक है, स्वयं निर्मित होती है। ये क्या कर रहा है, क्या कह रहा है भाई? ग्रास रूट लेवल से जो उगती है तो क्या होगा? वो पॉपुलर होगा, फोक कल्चर होगा? भाई लोगों के बीच से उठी है वो, क्या होगा? फोक कल्चर होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसे सामाजिक मानदंडों में से सम्मिलित किया जा सकता है? मोरेज हैं, लॉज हैं, कस्टम है? सही सभी होगा, ऑल होगा। परिस्थिति पुंज, हाँ, स्टेटस सेट एंड स्टेटस सीक्वेंस का, हाँ, किसने दिया कॉन्सेप्ट? आर के मर्टन साहब ने। क्वेश्चन नंबर 8, विशिष्ट भूमिका को सीखना क्या कहा जा सकता है? द लर्न स्पेसिफिक रोल इज नोन एज रोल टेकिंग, रोल ट्रांजिशन, रोल प्लेइंग या फिर प्लेइंग एट रोल? तो क्या है? रोल टेकिंग। क्वेश्चन नंबर 9, संदर्भ समूह सबसे पहले सबको पता है, रॉबर्ट हाइमन साहब ने। निम्नलिखित में से कौन से संबंध प्राथमिक समूह से बनने का अवसर प्रदान करते हैं? व्यावहारिक कौन सा है? संविदा वाला, पर्सनल रिलेशंस या बिहेवियर रिलेशंस या फिर स्पेसिफिक रिलेशन? बताओ क्या है? पर्सनल रिलेशंस, व्यक्तिगत संबंध, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी मीड की बुक है। पियाजे और किम्बल यंग, जॉन पिगेट और किम्बल यंग ने सामाजिकरण के किस पहलू से समझाया? देखो, अब तक तो हमें पता था कि जॉन पिगेट भाई साइकोलॉजिकल देते हैं, लेकिन इसमें ना किम्बल यंग भी डाल दिया इस बारी, तो ये नया है, जानने लायक है, याद करना है इसको। आंसर क्या होगा इसका? मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी जनजाति मात्र परिवारी वंश पाए जाते हैं? इजी क्वेश्चन है, कर लोगे। टोडा है, गारो,
खासी, सॉरी, टोड़ा, एक सेकंड, जस्ट सेकंड भाई, कौन सा होगा इसमें, गारो होगा, ठीक है। चलो, उसके बाद क्वेश्चन 14, चोर डाकू गुंडे एवं वैश्यों को आवश्यकता है किसकी है, रिसोशलाइजेशन करने की, नेगेटिव, डिसोशलाइज्ड या सोशलाइज्ड, क्या करना है, रिसोशलाइज्ड करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक संस्करण के सिद्धांत किसने प्रभावित किया, सोशलिस्ट सर्टिफिकेशन के सिद्धांत सबको पता होना चाहिए, डेविस एंड मूरे, इनकी बुक का भी नाम याद रखना आप लोग, यूपी पीजीटी में आया था। क्वेश्चन नंबर 16, पवित्रता और पवित्रता किसने, जाति है, कास्ट पर आधारित इनइक्वालिटीज प्योरिटी पॉल्यूशन में किसने बांटा, ड्यूमोंट साहब ने बांटा है। क्वेश्चन नंबर 17, कास्ट इज ए फैसिलिटेटर ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, मार्क करा है मैंने, कास्ट इज ए फैसिलिटेटर ऑफ डेमोक्रेसी किसने कहा है, जाति प्रजातंत्र में सहायक है, कौन कह रहा है, रोडोल्फ साहब ने कहा है, याद रखना इस कोट को, कि कास्ट क्या है, फैसिलिटेटर है डेमोक्रेसी की भाई। आज भी जाति, और इसी पर बेस्ड रजनी कोठारी ने कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया में ये भी कहा है कि जाति का राजनीतिकरण हुआ है, ठीक है। तो रुडोल्फ साहब ने भी ये कौन है, ये कपल्स हैं, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, इंडिया में इन्होंने काम करा है। हाँ, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को किसने दिया है, परेटो टोयनबी, सोरोकिन मार्क्स, नहीं सोरोकिन नहीं आएगा इसमें, सोरोकिन मल्टी नहीं, वो साइकिलिकल देते हैं लेकिन हाफ साइकिलिकल है इनका, तो कौन आएगा इसमें, परेटो होगा और टोयनबी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, वाद प्रतिवाद संवाद, देखो बहुत सरल है लेकिन थोड़ा सा फंसा दिया है, चेंज सबको पता है कि भाई ये चेंज से ही होता है, लेकिन सब ये किसका सबसे ज़्यादा बेस क्या है इसका, थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस का क्या है, डायलेक्टिकल है, द्वंद्व होता है, तभी तो परिवर्तन प्रगति संघर्ष सब कुछ होता है इससे, ठीक है। मेन क्या है, डायलेक्टिकल अप्रोच है ये। क्वेश्चन नंबर 20, रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 21, सामाजिक संरचना में व्यक्ति से व्यक्ति के संबंधों का ताना बाना, देखो नेटवर्क की बात कौन करते हैं, पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप में कौन बात करते हैं, रेडक्लिफ ब्राउन बात करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 22, लेवी स्ट्रॉस ने निम्नलिखित में से किसका विश्लेषण किया है, भूमिका की बाह्य संरचना का, भूमिका की आंतरिक संरचना का, भूमिका की औपचारिक संरचना का, या फिर भूमिका की अनौपचारिक संरचना का, नहीं, वो क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि सामाजिक संरचना वास्तविकता वास्तविक नहीं है, वास्तविकता के पीछे एक तर्क है, मॉडल की बात करते हैं, तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23, बर्टन के अनुसार आधुनिक समाज में सामाजिक एकता बनाए रखने में धर्म का विकल्प निम्न से क्या है, बर्टन क्या कह रहे हैं, देखो होना तो चाहिए था दुर्खिम का, ठीक है, लेकिन अब इन्होंने मर्टन रखा है आरपीएससी वालों ने, तो क्या होगा आंसर इसका, सामाजिक एकता कौन बनाए रखता है, श्रम विभाजन, और इसने हाँ जो आंसर दिया है आरपीएससी वालों ने भी श्रम विभाजन ही दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर वो किसकी है, मर्टन की है। वेबर के अनुसार निम्नलिखित कौन सी सामाजिक प्रक्रिया सोशल एक्शन नहीं है, कौन सी नहीं है, रैशनल बताइए, एफेक्चुअल बताइए, नॉन ट्रेडिशनल बताइए, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार वर्ग परिभाषित किए जाते हैं, किससे किए जाते हैं, उत्पादन के सामर्थ्य से या फिर उत्पादन के साधनों से, उनके संबंधों से, क्या आंसर होगा इसका, देयर रिलेशन इन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी ऑल्सो गिव राइज द एनोमी हु सेड, कौन कहता है कि औद्योगिक समाज में श्रम विभाजन की प्रतिमानहीनता उत्पन्न होता है, औद्योगिक समाज में कौन कह रहा है, दुर्खिम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्या है, विकास की प्रक्रिया में समाजों का विकास आदिम समाजों से आधुनिक समाजों के रूप में हुआ है, यह समझाने में कौन सा सिद्धांत है, क्या कह रहा है, विकास की प्रक्रिया में आदिम समाजों से, ठीक है, मैकेनिकल सोसाइटी से ऑर्गेनिक सोसाइटी में जो चेंजेस हुए हैं, जो डेवलपमेंट हुआ है, वो कौन कह रहा है, या डरखाइमी तो बताते हैं ना अपनी थ्योरी डिवीजन ऑफ लेबर वाली में। क्वेश्चन नंबर 29, परिवार में प्रारंभिक सामाजिकरण के बाद विद्यालय समाजीकरण का केंद्रीय अभिकरण बन जाता है, पार्सन्स ने किसके बारे में कहा, पार्सन शिक्षा के बारे में बात करते हैं, आंसर क्या होगा इसका, शिक्षा होगा, एजुकेशन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, मास एम्प्लॉयमेंट अकर्स पीरियडिकली इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय, क्या कह रहे हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जन बेरोजगारी पीरियोडिक मतलब कालिक लगातार रूप से पाई जाती है, किसके, समय टू समय, पीरियोडिकली मतलब क्या है, टाइम टू टाइम, किसके द्वारा समझाया गया है, मार्केट, हाँ लिबरल इकोनॉमिक थ्योरी द्वारा, या बेस रेट्स डिफरेंशियल द्वारा, पूंजीवाद के सिद्धांत के द्वारा, फिर किसके द्वारा बताओ, पूंजीवाद एवं एवं श्रम के द्वारा, बताओ। तो क्या होगा इसका आंसर, पूंजीवाद के सिद्धांत के द्वारा, थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म के द्वारा, याद रखना ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 31, एक मानव जो समुदाय अपने क्षेत्र में भौतिक शक्ति के वैधानिक प्रयोग का दावा करता है, देखो क्या कह रहा है भाई, एक कम्युनिटी है, ठीक है, उसकी
भौतिक शक्ति भी है, और क्या है वो लेजिटिमेट है एक निश्चित पर्टिकुलर एरिया में। क्या होगा वो? होगा क्या होगा? स्टेट होगा, राज्य होगा। ठीक है, नेशन मत कर देना। नेशन क्या होता है? ये तो एक एक साइकोलॉजिकल एक भावना होती है। ठीक है, याद रखना इसको। नेशन की कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। नेशन एक राष्ट्रीय भावना होती है, एक स्पिरिट होती है एक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ किसकी बुक है? रखीम साहब की। 33, पार्सन्स के अनुसार निम्न में से कौन सा तत्व सामाजिक व्यवस्था का तत्व नहीं है? प्लूरल एक्टर है, बात करते हैं, सही बात है। इंटरेक्शन, सही बात है। सोशल सिचुएशंस भी होती हैं। भौगोलिक परिस्थितियां नहीं बताई उन्होंने। आंसर क्या होगा इसका? ज्योग्राफिकल सिचुएशंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, क्या कह रहा है कि सामाजिक अनुभव को समझने के लिए सामाजिक दुनिया को सदैव प्राथमिकता दी जाती है। प्रायोरिटी इज ऑलवेज गिवन टू सोशल वर्ल्ड इन अंडरस्टैंडिंग सोशल एक्सपीरियंसेस। ठीक है। कौन कहता है इस बात को? मीड कहते हैं, वेबर कहते हैं, ब्लूमर कहते हैं, कूले कहते हैं। फेमस कोट है इनका, जीएस मीड का। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर देता हूँ मैं इसको। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि सामाजिक अनुभव, जो सोशल एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, उनको समझने के लिए सामाजिक दुनिया को सदैव प्राथमिकता दी जाती है। भाई सोशल एक्सपीरियंस करना है तो क्या करना होगा? सोशल, जब सोशल एक्सपीरियंस करना है तो सोशल वर्ल्ड को ही प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहे हैं मीड साहब। क्वेश्चन नंबर 35, मानव नए अर्थ बनाने की क्षमता रखते हैं एवं नवीन रेखाओं के अर्थ बनाते हैं, यह किसका कथन है? ये कौन सा एस्पेक्ट बात करता है? नए नए अर्थ बनाने की क्षमता रखते हैं, मतलब नए नए इंटरेक्शन से ही तो नए नए अर्थ बनते हैं, नई नई क्रियाएं होती हैं। ओके, कौन कहता है? नृजाति शास्त्र, प्रकटना शास्त्र, व्यवहारवाद या प्रतीकात्मक अंतःक्रिया? कौन कहेगा? सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। ठीक है। क्लास कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट सोसाइटी, डेरनडॉर्फ की बुक है। क्वेश्चन नंबर 37, मार्क कराइए वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कोजर दुर्खिम की आलोचना करते हैं, फिर भी दुर्खिम की किसी भी अवधारणा को स्वीकार करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं? कोजर दुर्खिम की आलोचना भी करते हैं और दुर्खिम की किसी अवधारणा को स्वीकार भी करते हैं। तो कौन सी वो अवधारणा है जो दुर्खिम से वो लेते हैं, बोरो करते हैं? कौन है? सावयव वाली। ठीक है, ऑर्गेनिज्म वाली। ठीक है। 38, सामाजिक मानदंडों के वाहक क्या हैं? कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, या फिर संस्थाएं हैं, या फिर परंपराएं हैं? अच्छा क्वेश्चन है। संस्थाएं होती हैं भाई। संस्थाएं ही तो सामाजिक मानदंडों को क्या करती हैं? आगे ले जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, प्राइवेट ट्रबल्स, लोगों की निजी कठिनाइयाँ आम मुद्दे के संदर्भ में समझी जा सकते हैं। समाजशास्त्री कल्पनाएं, सामाजिक क्रिया, प्रत्यक्षवाद या उत्तर आधुनिकतावाद? कौन है? सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, लोगों की निजी कठिनाइयाँ आम मुद्दों के संदर्भ में समझी जा सकती हैं। ठीक है। कौन बात करता है? कौन सा एस्पेक्ट बात करता है? सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40, प्राचीन भारत में परिवार, निवास, संपत्ति प्रकारों के आधार पर एक संयुक्त था। कौन कह रहा है? इरावती कार्विका। क्वेश्चन नंबर 41, व्याख्यात्मक अनुसंधान विश्लेषण करता है समस्या के पहलुओं को, समस्या की अंतर्वस्तु को, समस्या के कारणों को। देखो एक्सप्लेनेटरी की बात कर रहा है, तो वहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट की बात होती है हमेशा, आपको भी पता है। आंसर क्या होगा इसका? कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स की। सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन किसकी बुक है? पीबी यंग की, सीए मोजर की, सिनपायो यंग की, या फिर गुडे ऑन हॉट की? सर्वे मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, कौन है? इन्वेस्टिगेशन की बात कौन करते हैं? सीए मोजर साहब बात करते हैं, याद रखना इसको। 43, क्वालिटी ऑफ गुड हाइपोथेसिस क्या होती है भाई? सभी होनी चाहिए, इंपेरिकल भी होनी चाहिए, स्पेसिफिसिटी भी होनी चाहिए, क्लैरिटी भी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 ये है। अच्छा, क्या होगा इसमें? लॉटरी सही युग्म पूछ रहा है। लॉटरी किससे उद्देश्यपूर्ण नहीं? देखो लॉटरी, कार्ड, ग्रेड, टिपिट, ये क्या है? सारे के सारे रैंडम सैम्पलिंग के क्या है? ये सब क्लॉजेज हैं, टेक्निक्स हैं रैंडम सैम्पलिंग की। पहले तो ये बात याद रखना आप लोग। उसके बाद में अब इसमें से अनमैच कर दिए, इसमें से सही बताओ कि लॉटरी परपजिव है? नहीं। कार्ड, चित्र, ग्रेड, कोटा, टिपेट, अंकन। ठीक है, इसमें क्या होगा? टिपेट होगा, जो इसको मार्किंग की जाती है। आंसर क्या होगा इसका? टिपेट, याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 45, जब अनुसंधानकर्ता स्वयं अध्ययन समूह का पूर्ण भाग बन जाता है तो वो क्या कहते हैं इसको? भाई सहभागी अवलोकन कहते हैं पूरा, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। 46, टिपेट विधि के 4 अंकों वाली सूची में कुल कितनी संख्या होती हैं? ये भाई याद रखना है इसको, 10,400। 47, दस्तावेज, पुस्तकों, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, अन्य लिखित पांडुलिपियों का मात्रात्मक अथवा गुणात्मक विश्लेषण करना कौन सी विधि है? कंटेंट एनालाइज मेथड होगा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 48, अनुसूची तथ्य संकलन का एक यंत्र है जिसमें यह भी विशेषता है। अनुसूची तथ्य संकलन का एक यंत्र है जिसमें यह भी विशेषता है। क्या है? केवल अवलोकन होता है, केवल साक्षात्कार होता है, केवल सर्वेक्षण होता है? नहीं, दोनों होता है, अवलोकन भी होता है और साक्षात्कार भी होता है। 49, एक केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन गुणात्मक समंग के लिए भी लागू होता है। ये क्या कह रहा है? जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो गुणात्मक डेटा के लिए भी उसको लागू किया जा सकता है। कौन होता है? मोड, मीडियन, एवरेज, मीन। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक चांसेस है इसका। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी में भी एक क्वालिटेटिव एक ऐसा डेटा होता है जिसको हम क्वालिटेटिवली भी मेजर कर सकते हैं। वो किससे कर सकते हैं? मोड के द्वारा, बहुलक के द्वारा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड पेपर का। स्पीयरमैन के रैंक सह संबंध गुणांक कि कौन कौन अंकों के बीच में स्पीयरमैन का जो कोरिलेशन है कौन से हैं बताओ? 0 + 1, 0 - 1, या फिर ये होगा -1 से लेके +1 के बीच में होता है। ठीक है, ये सेकंड पेपर खत्म हुआ आपका। अब आ जाओ थर्ड पेपर पर, सेट वाले पर। हाँ, हर्शल के अनुसार यथार्थ को समझा जा सकता है। एडमंड हर्शल कौन है? फिनोमेनोलॉजिस्ट हैं, फादर है फिनोमेनोलॉजी के। हर्शल के अनुसार यथार्थ को समझा जा सकता है सामाजिक सर्वेक्षण के रूप में, वैज्ञानिक पद्धति के रूप में, कंटेक्चुअल एक्सपीरियंस के रूप में, सापेक्ष अनुभव के रूप में। बताओ क्या होगा इसका आंसर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, हर्शल के अनुसार रियलिटी को कैसे समझा जा सकता है? कॉन्टेक्चुअल एक्सपीरियंस के रूप में, सापेक्ष नहीं, जैसा है तात्कालिक रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? घटना क्रिया परिप्रेक्ष्य का विकास किस विषय से हुआ है? देखो, इसी आधार पर ना जीडीसी 2021 में नहीं, जीडीसी 2017 या 21 का क्वेश्चन था सेम ही पैटर्न पर। उसने पूछा था कि फिनोमेनोलॉजी सबसे पहले कौन से प्रोस्पेक्ट से लिया गया है? तो फिलोसॉफिकल से लिया गया था, सबको पता होना चाहिए। देन अल्फ्रेड सूर्ज ने ही तो उसको सामाजिक विज्ञान में लेके आए, उन्होंने ही तो उसको पॉपुलराइज करा। तो क्या इसी में सबसे पहले ये बात कर रहा है कि फिनोमेनोलॉजी का विकास किस विषय से हुआ है? सीधी सी बात है, फिलोसफी से हुआ है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? फिलोसफी होगा। निर्जाति पद्धति के प्रणेता कौन है? एथनोमेथोलॉजी के एरन गोल्फिंकल हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निर्जाति पद्धति शास्त्री कौन सी विधि, कौन सी विशेषता है? अंतःक्रिया के विवरण, अंतःक्रियाओं का अर्थ, पद्धति शास्त्र, या फिर उपरोक्त सभी। कौन है? अकाउंट इंटरेक्शन की बात करते हैं, मीनिंग ऑफ मेथोडोलॉजी, ऑल ऑफ दिस अबव। ठीक है, ऑल ऑफ अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है, नव मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार इनमें से पूंजीवादी समाज की कौन सी विशेषता नहीं है? पूंजीवाद की समाज की विशेषता नव मार्क्सवादी के अनुसार क्या कह रहा है? नियो मार्क्सिस्ट थ्योरी के अनुसार वर्गों का ध्रुवीकरण है, मानव मूल्यों की प्रजातंत्र द्वारा सुरक्षा है, मध्यम वर्ग का विस्तार है, राज्य द्वारा जन कल्याण है। आंसर क्या होगा इसका? क्लास पोलराइजेशन। क्लास पोलराइजेशन किसकी विशेषता थी? पूंजीवाद की। मार्क्स कहते थे ना क्लास पोलराइजेशन होगा, क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ होगा। जब ट्रू कॉन्शियसनेस आएगी तो क्लास पोलराइजेशन होगा, वर्ग बढ़ जाएंगे, है ना। यहाँ नहीं है, क्लास पोलराइजेशन नहीं होगा ऐसा। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है? हेबरमॉस का संचारित क्रिया का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर आधारित है? कम्युनिकेशन एक्शन थ्योरी ऑफ हेबरमॉस इज मेनली डेवलप्ड ऑन द चेक ऑन द बेसिस ऑफ सोशल आइडियोलॉजी, साइंटिफिक अप्रोच, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, या फिर लैंग्वेज एंड सिंबल। किस पर आधारित है हेबरमॉस की? क्या है? भाषा, लैंग्वेज एंड सिंबल के पर आधारित है। ओके, जैसे मैं रीचेक करता हूँ भाई इसको। ठीक है, आंसर इसका डी ही होगा। आंसर में दे रखा है, हाँ, उसमें आपकी ऑफिशियल आंसर की में वैज्ञानिक उपागम नहीं, क्रॉस चेक करा है मैंने भाई। इसका आंसर लैंग्वेज एंड सिंबल ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, नव मार्क्सवादी सिद्धांत में नित्य विचारधारा, इंग्लिश थोड़ा दिख लेते हैं इसका। नित्य विचारधारा क्या है? हु कॉन्सेप्चुअलाइज्ड इंटरनल आइडियोलॉजी, इंटरनल आइडियोलॉजी। ठीक है, इटरनल आइडियोलॉजी, सॉरी इटरनल है की अवधारणा किसने दी है? देखो, न्यू मार्क्सिस्ट कौन है? अल्थुजर साहब हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? अल्थुजर होगा। न्यू फंक्शनलिज्म एंड आफ्टर बुक इज रिटन बाय, न्यू फंक्शनलिज्म एंड आफ्टर किसने की है? जेफरी अलेक्जेंडर साहब की। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यू फंक्शनलिज्म। कौन है? देखो, एक आयामी समाजशास्त्र की बात करता है न्यू फंक्शनलिज्म, या फिर क्रिया वैकल्पिक है, एक्शन इज अल्टरनेटिव, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फंक्शनलिज्म नहीं। आंसर क्या होगा इसका? ये यूनी डायमेंशनल सोशियोलॉजी की बात नहीं करते, ये मल्टी डायमेंशनल सोशियोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10, रिफ्लेक्सिव अकाउंटेबल इज द सेंट्रल व्यू पॉइंट ऑफ विच अप्रोच। रिफ्लेक्सिबल अकाउंटेबल, परावर्तक गणनात्मक किस उपागम का केंद्रीय दृष्टिकोण है? फिनोमेनोलॉजी का, स्ट्रक्चर
फंक्शनल अप्रोच का, एथनोमेथोडोलॉजी का, या फिर कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच का? किसका होगा इसका? एथनोमेथोडोलॉजी का। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 11 है। द स्ट्रक्चरेशन थ्योरी फोकस्ड ऑन, गिडिंग्स की स्ट्रक्चरेशन थ्योरी किस पे फोकस करती है? टाइम एंड स्पेस पे बात करते हैं, ठीक है। आंसर होगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 12 है। इनमें से कौन सा गिडिंग्स का संरचनाकरण सिद्धांत का तत्व नहीं है? गिडिंग्स ने तीन चीज़ें बताई अपने स्ट्रक्चरेशन थ्योरी में। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर बताया है, इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं, बताया है, प्रैक्टिस की बात करते हैं, बताते हैं, सोशल रोल्स के बारे में बात नहीं करते। आंसर क्या होगा इसका? सोशल रोल्स। और किसी को भी क्वेश्चन में डाउट है ना, लगे कि हाँ यहाँ पर आपने लैग करा है, तो भाई वो बता सकता है मुझे, ठीक है। मैं उसको दोबारा से रिफॉर्म करके ना नीचे पिन कर दूंगा उसको। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक जैक्स डेरिडा ने लिखी है? बताओ कौन सी लिखी है? द मिरर ऑफ प्रोडक्शन, स्पीच ऑफ फिनोमेना एंड अदर ऐसे, टू वर्ड्स, हाँ, द पोस्ट मॉडर्न एंड कॉग्निटिव मैपिंग। जैक्स डेरिडा की बुक पूछ रहा है भाई, बताओ द मिरर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा होगा? स्पीच एंड फिनोमेना अदर ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है। इनमें से कौन सी एक विशेषता डेरिडा के नव संरचनावाद सिद्धांत की है? डेरिडा के नव संरचनावाद सिद्धांत की है, तो कौन है? इंटरसब्जेक्टिविटी, रिफ्लेक्सिविटी, डीकंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज टेक्स्ट। क्या होगा आंसर इसका? डीकंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है। नव प्रकारवाद का सिद्धांत किसके क्रिया सिद्धांत का संशोधित रूप है? पार्सन्स का, वेबर का, मीड का, परेटो का? किसका है भाई? पार्सन्स के ऊपर ही तो दिया था। जो नियो फंक्शनलिज्म आया है वो पार्सन्स का ही तो है, वो पार्सन्स का अपग्रेड वर्जन ही तो है, इन्हीं के ऊपर तो दी थी थ्योरी। ये भाई पार्सन्स तो यूटोपिया हैं। और किसने कहा है पार्सन्स की थ्योरी को यूटोपिया? ये जीडीसी 2021 के पेपर में पूछा गया था। पार्सन्स की थ्योरी किसने कहा था? रेंडल कॉलिंस ने कहा है, ठीक है। गलती से कोजर और ये अलेक्जेंडर, जेफरी अलेक्जेंडर मत कर देना। क्वेश्चन नंबर 16 है। अच्छा क्वेश्चन है। फोकाल्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इंक्लूड द डायमेंशंस ऑफ, संस्था को, नॉलेज को, या फिर इंडिविजुअल को, या फिर उपरोक्त सभी को? किसको करते हैं? ज्ञान को भी करते हैं, इंस्टीट्यूशन को भी करते हैं, इंडिविजुअल को भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एंथोनी गिडिंग्स का? अकॉर्डिंग टू गिडिंग्स विच डायमेंशंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस इज नॉट द फीचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी? गिडिंग्स के अनुसार आधुनिक समाज की संस्था कौन सा पहलू इसकी विशेषता नहीं है? सॉफ्ट स्टेट की बात वो नहीं करते हैं गिडिंग्स यार। कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन पावर, सैनिकवाद, उद्योगवाद, ये सब बात करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 18 है। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पीएन प्रभु की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा प्रजाति का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? द्रविड़ है, कॉकेसॉइड है, वैश्य है, आर्य है? भाई वैश्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदू विचारधारा के अनुसार आश्रम के द्वारा सभी पुरुषार्थ अर्जित होते हैं किसमें? गृहस्थ आश्रम में। तभी तो कहा कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है भाई। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय संस्कृति की नहीं है? अनस्टेबिलिटी थोड़ी ना है, स्टेबिलिटी है यार। इंडियन कल्चर में तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक तो स्टेबिलिटी है, प्राचीनता भी है, सहिष्णुता तो बिल्कुल है, एडेप्टेबिलिटी भी है। क्वेश्चन नंबर 22, डायवर्सिटी पुस्तक किसकी है? डीपी मुखर्जी की। डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा कौन देता है? प्रभु जाति की, एम एस श्रीनिवासन साहब, ठीक है। ये कॉमन क्वेश्चन है इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया ग्रामीण भारत में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? कौन सी परिवर्तन की प्रक्रिया है? संस्कृताइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन है? ग्रामीण भारत में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, सारी तो है यार। ओके। क्वेश्चन नंबर 25, यह किसका दावा है कि भारतीय समाज की वास्तविकता तत्व तो धार्मिक एकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मार्क करके याद कर लेना है इसको कैसे भी। किसका दावा है कि भारतीय समाज की वास्तविक एकता क्या है? उसके धार्मिक एकता है। अगर इंडियन सोसाइटी में अगर यूनिटी है वो किसकी वजह से है? वो रिलीजियस यूनिटी की वजह से है। ये कोट कौन कह रहा है? ये कोट बात कर रहे हैं एम एन श्रीनिवासन साहब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय समाज में नियत परिवर्तन किस प्रक्रिया द्वारा घटित होते हैं? द ऑर्थोजेनेटिक चेंज इन इंडियन सोसाइटी अकर्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ परंपरागत, विविधीकरण, संस्कृतिकरण, या फिर उपयुक्त सभी? ठीक है, तो देखो आंसर तो इसका डी होगा, पर समझ लो ये कॉन्सेप्ट किसका है? किसका है कॉन्सेप्ट? है ऑर्थोजेनेटिक और हेट्रोजेनेटिक चेंज का, ऑर्थोजेनेटिक सोशल चेंज का और हेट्रोजेनेटिक। ऑर्थोजेनेटिक क्या होता है? इंटरनल, जब आंतरिक रूप से चेंजेस होते हैं सोसाइटी में, ठीक है। संस्कृतिकरण हो गया, अपना ट्रेडिशन हो गया, कोई भी और डिफ्रेंसिएशन हो गया। हेट्रोजेनिक क्या होती है?
वेस्टर्नाइजेशन से, मॉडर्नाइजेशन से जो चेंजेस आते हैं, या फिर किसी रेवोल्यूशन से चेंजेस आते हैं, बाहर किसी सामाजिक आंदोलन से आते हैं। ये किसका कॉन्सेप्ट है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में योगेंद्र सिंह का कॉन्सेप्ट है, ऑर्थोजेनेटिक और हेट्रोजेनेटिक वाला। कई सारे प्रोफेसर वाले एग्जाम्स में आया भी है। अब समझ आ गया? अगर यहीं आपको पूछ लेता इसमें से संस्कृताइजेशन की जगह वेस्टर्नाइजेशन डाल देता और ऑर्थोजेनेटिक की तरह हाइड्रोजेनेटिक डाल देता, आंसर क्या होता? फिर आंसर होता केवल वेस्टर्नाइजेशन। ठीक है, समझ गए आप? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27, हु डिस्क्राइब द इंडियन सोसाइटी इज अ बेसिस ऑफ इंडोलॉजिकल अप्रोच? घुरिए डूमन दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 28, इन इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव विच व्यू पॉइंट इज नॉट यूज द एनालिसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी? भारतीय विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य में किस दृष्टिकोण का उपयोग भारतीय समाज के विश्लेषण में नहीं किया जा सकता है? बताओ कौन सा है? क्षेत्रीय थोड़ी ना किया जाता है यार, क्षेत्रीय नहीं किया जाता। अब एक बारी जीएस घुरिया साहब ने महाराष्ट्र के लौनी कांड में फील्ड वर्क किया है, लेकिन वो सतही तौर पर था, इसलिए इंडोलॉजिकल अप्रोच में फील्ड वर्क को नहीं एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, ओरिएंट कर लेंगे, फिलोसॉफिकल कर लेंगे, क्लासिकल कर लेंगे, लेकिन क्षेत्रीय नहीं मेंशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, जीएस घुरिया के अनुसार भारत का जाति का मेरुदंड है, कास्ट इंडोगेमी है भाई। सबसे इनकी फेमस वो है, याद रखना इसको, कास्ट इंडोगेमी है। कास्ट इंडोगेमी की वजह से ही तो क्या होता है, जाति बनी रहती है। और कहा भी था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्बेडकर और इनके बारे में, अगर ऑप्शन में अम्बेडकर साहब नहीं है और क्वेश्चन में ये लिखा है कि अगर भारतीय जाति व्यवस्था को हटाना है तो जाति अंतर विवाह को खत्म कर दीजिए, तो किसने कहा है? वो जीएस घुरिया साहब ने कहा है। क्वेश्चन 30, ऐसी दुबे का समीर पेट का अध्ययन कौन से एस्पेक्ट पर आधारित है? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, इंडियन सोशियोलॉजी फ्रॉम टू वेयर पुस्तक के लेखक कौन है? योगेश अटल। भाई योगेश अटल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। एक और चीज़, 2025 में ना टीके उम्मन साहब, टीके उम्मन, उसके बाद आंद्रे बैते, इनका निधन हुआ है। ठीक है, मोस्ट ऑफ, हाँ भाई वो है, आने के इतने चांसेस हैं। टीके उम्मन और आंद्रे बैते को सारे को पढ़ जाना, कम से कम 3 से 4 सवाल इनसे आने वाले हैं। और माधव गॉडगिल जो पश्चिमी घाट पर जो कमेटी बैठे थे, वो कमेटी के मेंबर थे, उनको भी, तीनों का निधन हुआ इस साल में। ठीक है, क्योंकि मैंने करंट देखा है तो देखना, माधव गॉडगिल, टीके उम्मन और आंद्रे बैते का निधन हुआ है, तो तीनों को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, इनकी एक्स्ट्रा चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 32, किस भारतीय समाजशास्त्री ने भरा भूमिज पर किसने अध्ययन करा है? सुरजीत सिन्हा साहब ने करा है। क्वेश्चन नंबर 33, डेविड हार्डीमैन ने कहाँ पर अध्ययन किया है? किसका अध्ययन नहीं, सॉरी वो पूछ रहा किसका अध्ययन नहीं किया? तो कृषक मानसिकता का, ट्राइब्स ऑफ गुजरात का, पीजेंट मूवमेंट का, अर्बन कम्युनिटी का। बताओ किसका नहीं किया है? तक तो हम पढ़ते क्या आए थे? ट्राइब्स ऑफ गुजरात का करा है, सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव से हैं। ठीक है, देवी आंदोलन का अध्ययन किया है, लेकिन किसका नहीं किया है? अर्बन कम्युनिटी का, याद रखना है इसको। पीजेंट मेंटलिटी का भी करा है उन्होंने अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 34, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में, द इंडियन डाइवोर्स अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन दिस ईयर। इंडियन डाइवोर्स अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहा है वो, कब आया है? 2001 में। 36, विच ऑफ द, हाँ, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान? राजस्थान में कितनी है यार? 8%, 13% होगी। ठीक है, 37, राष्ट्र एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम राष्ट्र निर्माण कहते हैं। फेमस डेफिनेशन है टीके उम्मन साहब की, मेंशन है, याद करके जाना इसको। राष्ट्र एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम राष्ट्र निर्माण कहते हैं। नेशन इज ए प्रोसेस, वी कॉल दिस प्रोसेस नेशन बिल्डिंग। किसने कहा है? टीके उम्मन साहब ने कहा है। किस वर्ष भारत की जनसंख्या लगभग 37 करोड़ थी? 1951 में। द रेडिकल फेमिनिस्ट, बहुत ईजी है, उग्रवादी नारीवाद सबसे पहले किस पे अटैक करते हैं? पितृसत्ता पर। आंसर क्या होगा इसका? पैट्रियार्की। 40, डाहौरी प्रोविजन एक्ट कब आया? 1961 में। ये वाला क्वेश्चन मत करना, काम का नहीं है अभी। गरीबी की निर्भरता संस्कृति परिणाम किसका? ऐसे राज्य कौन से ऐसे राज्य हैं, कौन से ऐसे स्टेट्स हैं भाई जो गरीबी की निर्भरता की संस्कृति का परिणाम है? कल्याणकारी राज्य जो होते हैं ना, वो परिणाम होते हैं गरीबी की निर्भरता की संस्कृति का। क्या? वेलफेयर स्टेट का। 43, पार्सन्स के अनुसार परिवार के सामाजिकरण की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम रखा है ये सेक्शन ना, यूपीएससी वालों को जो पार्सन्स पढ़ाते हैं वहाँ पर बताते हैं कि भाई पार्सन्स को क्रिटिसाइज और किस वे में किया जा सकता है।
सामाजिक व्यवस्था का एक होल नैरेटिव, जो ग्रांड नैरेटिव्स उन्होंने बड़े-बड़े सिद्धांत जो दिए हैं, एक तो ये है। दूसरा ये है कि उन्होंने महिलाओं के बारे में ना अभद्र टिप्पणियाँ करी थी। वो सीधा कोट उठा के इसने आरपीएससी वालों ने यहाँ रख दिया है। पार्सन्स के अनुसार परिवार के समाजीकरण की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका को किस श्रेणी में रखा जाता था? ठीक है, तो सहायक, उक्त, हाँ, पारिस्थितिकी या अभिव्यंजक। कौन है? अभिव्यंजक, एक्सप्रेसिव है। बोले तो भाई एक्सप्रेसिव है, इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, और इन्होंने सेफ्टी वॉल्व के बारे में भी बताया था, प्रोस्टिट्यूशन के बारे में, कि भाई अमेरिका में इसीलिए इनका इतना क्रिटिसाइज हुआ था। जो वेश्याशालाएँ होती हैं, उन्होंने बताया था कि हाँ, ये सेफ्टी वॉल्व का काम करते हैं, इसलिए उनका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था। तो एक्सप्रेसिव रोल इसीलिए तो बताया था इन्होंने। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, AR देसाई की बुक है। रेडफील्ड के अनुसार समरूपता किसका लक्षण है? लिटिल कम्युनिटी का, पीजेंट सोसाइटी का, रूरल कम्युनिटी का। लिटिल कम्युनिटी एंड पीजेंट सोसाइटी का। ठीक है, लिटिल कम्युनिटी एंड पीजेंट सोसाइटी का। क्वेश्चन नंबर 46, MS श्रीनिवासन द्वारा अपनी पुस्तक आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन में कौन सी प्रक्रिया को नहीं समझाया गया है? यूनिवर्सलाइजेशन नहीं यार, आंसर ये होगा पर्सनलाइजेशन, सेकुलराइजेशन, संस्कृताइजेशन। ठीक है, 47, नव मध्यम वर्ग का संगठक कौन है? नव मध्यम वर्ग किस वर्ग के संगठक का भाग है? द न्यू मिडिल क्लास आर द कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ विच क्लास? इंडस्ट्रियल क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास, ब्लू कलर क्लास या फिर व्हाइट कलर क्लास? तो क्या होगा इसका आंसर? देखो, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला। जो सी राइट में जो बात करते हैं न्यू मिडिल क्लास पर, वो कहते हैं कि यार जो व्हाइट कलर क्लास है उसमें नए न्यू लेबर क्लासेस आ रही है उसमें। ठीक है, नया मध्यम वर्ग उभर के आ रहा है, जैसे ब्लू कलर जॉब्स हो गई आपके। क्या आंसर होगा? व्हाइट कलर क्लास में। ठीक है, रीचेक करा है मैंने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण कौन है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, योगेंद्र सिंह है। 49, कौन सी एक विशेषता भारत में ग्रामीण समुदाय की नहीं है? ग्रामीण समुदाय की कृषि होती है, विशेषकृत श्रम विभाजन होता है, व्यक्तिगत संबंध होते हैं, कम जनसंख्या घनत्व होता है। बताओ क्या होता है? तो स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर थोड़ी ना होता है। क्वेश्चन नंबर 50, BR अम्बेडकर के अनुसार कौन सा धर्म? इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। 51, डॉक्टर BR अम्बेडकर का पद्धति शास्त्र कौन सा है? सबॉल्टर्न है। 52, कोई व्यवहार जो सामाजिक उपेक्षा को उल्लंघन करे और सामाजिक वर्तमान तोड़े, इसको क्या कहा जाता है? विचलित व्यवहार कहा जाता है, एंटी सोशल बिहेवियर कहा जाता है, डेविएंट बिहेवियर कहा जाता है, क्रिमिनल बिहेवियर कहा जाता है, फिर समाज विरोधी व्यवहार कहा जाता है। कौन सा व्यवहार कहा जाता है? बताओ कौन कहा जाता है? डेविएंट बिहेवियर कहा जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 53, अपराध वह है, ये वाली परिभाषा याद रख लेना आप, मार्क करिए इसलिए मैंने। अपराध वह कृत्य है जिसको राज्य ने समूह कल्याण के लिए हानिकारक माना है तथा उसके प्रति दंड देने की शक्ति राज्य के पास निहित होती है। क्राइम इज एन एक्ट which the state has declared harmful of group welfare and for which the state has power to punish. This definition crime to given by, ये याद रखना कि दंड देने की शक्ति भी किसके पास होती है? राज्य के पास होती है। और अपराध वह कृत्य जिसको राज्य ने समूह कल्याण के लिए हानिकारक माना है। फेमस कोटेशन है किसका? लैंडिस एंड लैंडिस का। 54, अपराध एवं बाल अपराध में कौन सा बताता है कि भाई ये बाल अपराध है और ये पेशेवर अपराध है? मतलब अपराध और बाल अपराध में कौन अंतर करता है कि भाई ये बाल अपराध है और ये बड़े ने करा है? तो आयु बेस्ड है भाई, सीधी सी बात है, एज बताएगी। क्वेश्चन 55, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कौन सी परिस्थिति सम्मिलित है? होमोजेनाइजेशन है, इमेंसिफिकेशन है, डिफरेंशियलाइजेशन है, फिर क्या है? देखो, वैश्वीकरण क्या करना चाहता है? सब समान हो। ठीक है, इसमें विभेदीकरण भी होता है। ओके, मुक्ति थोड़ी ना होती है। आंसर क्या होगा इसका? 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 56, वैश्वीकरण का प्रमुख तत्व इनमें से कौन सा है? वैश्वीकरण का भाई ऑल ऑफ दीज हैं, टेक्नोलॉजी है, कैपिटलिज्म है, पावर पॉलिटिक्स है। क्वेश्चन नंबर 57, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बात कर रहा है, सबको पता होना चाहिए। पंचायत में महिलाओं को प्रतिनिधित्व, विधानसभा, अरे नहीं, विधानसभाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व इसका नहीं है। शहरी से स्थानीय निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ये भी होना चाहिए। ठीक है, विधानसभा में ये क्वेश्चन डिलीट करा गया है क्योंकि ये नहीं है आंसर इसमें, विधानसभाओं में थोड़ी ना है। अगर ये नहीं होता, पंचायती वाला, पंचायतों में राज्यों का महिलाओं का, ये भी बात सही है। शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, ये भी बात सही है। ठीक है, उपयुक्त तो सभी नहीं हो सकता ये वाला ऑप्शन, इसीलिए क्वेश्चन को हटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 58, श्वेत पोष अपराध की अवधारणा को सदरलैंड ने प्रथम बार किस अवसर पर प्रतिपादित किया? कब कर रहे थे? व्याख्यान दे रहे थे अमेरिकन लॉबी में बैठ के। ठीक है, ये जो मीट इंडस्ट्री में बैठ के वहाँ पर व्याख्यान चल रहा था, तो व्याख्यान के अंदर डिलीवरिंग के लेक्चर के दौरान। 59, अम्बेडकर ने दलितों के विकास के लिए कौन सा प्रयास सुझाया? 3, इन्होंने एक नारा दिया था, एडुकेट
एजुकेट और ऑर्गेनाइज्ड, आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान के 74वें संविधान अनुशोधन के अनुसार शहरी निकाय महिलाओं के लिए कितनी है? 33% है भाई। 61, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्य का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है। ये करप्शन की परिभाषा है, किसने दी है? एलियट एंड मेरिल, ग्लिन एंड गिलिन, क्लिनार्ड, मैकआवर एंड पेज। तो ये किसकी है? एलियट एंड मेरिल, याद रखना है इसको, भ्रष्टाचार की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 62, भावात्मक सुरक्षा में किस प्रकार की कमी की समस्याएं लक्षण होती है? जो सिक्योरिटी होती है ना, जब इमोशनल इनसिक्योरिटी फील होती है, वो किस में होती है? सबसे बड़ा समस्या भावात्मक सुरक्षा में कमी किस प्रकार की समस्या है? निरक्षरता, भिक्षावृत्ति, मादक द्रव्य व्यसन। भाई जब इमोशनल स्ट्रेस होता है तो क्या करता है आदमी? क्या करता है? नशा करता है। आंसर क्या होगा इसका? ड्रग एडिक्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, जाति एवं आधुनिकता के संबंध में किस एक सही कथन का प्रयोग करें? जाति एवं आधुनिकता, कास्ट और मॉडर्निटी के संबंध में कौन सा कथन सही है? जाति संस्तरण मजबूत हुआ है, जाति पंचायत मजबूत हुई है। आधुनिकी की बात कर रहा है भाई, जाति का आधुनिकीकरण हो गया है। ठीक है, कितना क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा है ये वाला। जाति और आधुनिकता में कोरिलेशन पता करवाओ कि भाई कौन सा कोरिलेशन बन रहा है आज के समय पे। यही तो रजनी कोठारी कह रहे थे कि जाति का जो राजनीतिकरण हुआ है उसमें भी आधुनिकता आई है, उसी आधुनिकता की वजह से। और आधुनिकता कैसे आई है? सोशल मीडिया, कैंपेन। ठीक है, आंसर क्या होगा? जाति तार्किकता मजबूत हुई है, और मजबूत हुई है वो डिक्लाइन होने की वजह से। भारतीय राष्ट्र निर्माण का मुख्य आधार क्या है? सामाजिक सांस्कृतिकता, राजनीतिक, धर्मनिरपेक्षता। क्या है? ऑल ऑफ द एबव। 65, ग्रामीण और नगरीय समुदाय में भिन्नता सबसे भाई दोनों में सबसे ज्यादा समुदाय, दोनों में भिन्नता का एक ही तो है, व्यवसाय, एक्यूपेशन का। क्वेश्चन नंबर 67, विलियम बाइजर का करीमपुर उत्तर प्रदेश का अध्ययन किससे संबंधित है? फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस, प्रकार्यात्मक निर्भरता, एक्सप्लॉयटेशन, कॉन्ट्रैक्ट या फिर मोबिलिटी। आंसर क्या होगा इसका? प्रकार्यात्मक निर्भरता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 68, औद्योगिक परिवेश में श्रम का अलगाव कामगारों के लिए यह परिणाम उपलब्ध कराता है? शक्तिहीनता, एक्सप्लॉयटेशन, यूनिटी, या फिर क्या करता है? 2 और 3। औद्योगिक परिवेश में श्रम का अलगाव कामगारों के लिए क्या होता है भाई? जब एलिनेशन होता है तो भाई पावरलेस फील करते हैं वो लोग। ठीक है। 69, पीटर ब्लाउ इंडिया में काम करा ब्यूरोक्रेसी पे। देखो 2014 का नेट में भी क्वेश्चन पूछा, हाँ 2018 के नेट का भी क्वेश्चन पूछा था जुलाई वाला, और पीटर ब्लाउ के बारे में इनने यहाँ पूछ लिया है। देखो वो सीबीएसई ने पूछा था 2018 में, आरपीएससी ने पूछ लिया 2014 में। देखो संवैधानिक आयोग कितना एडवांस रहता है। पीटर ब्लाउ ने औद्योगिक संबंधों किस पहलू की व्याख्या की है? वह इनफॉर्मल पहलुओं की व्याख्या की थी, आपको पता हो तो ब्यूरोक्रेसी में इन्होंने। तो क्या है? औपचारिक समूहों में अनौपचारिक संबंध, या फिर अनौपचारिक समूहों में औपचारिक संबंध, या फिर जटिल संगठनों की संरचना। क्या होगा? औपचारिक समूहों में अनौपचारिक संबंध। आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। 70, ब्यूरोक्रेसी एंड द लेबर प्रोसेस द ट्रांसफॉर्मेशन IFU एंड इंडस्ट्री। पुस्तक के लेखक कौन है? डॉन क्लासन है, याद रखना है इसको। दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, इसको याद रखना। ब्यूरोक्रेसी एंड द लेबर प्रोसेस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ US इंडस्ट्री किसकी है? डॉन क्लासन की है। क्वेश्चन नंबर 71, महिला सशक्तिकरण वर्ष कब हुआ? महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति कब लागू हुई? 2001 में हुई थी। ठीक है। 72, भारत में एक स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय जनसंख्या कोष के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। 73, राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के अग्रणी कौन है? सिद्धराज रेड्डा। 74, इनमें से कौन सा स्वायत्तशासी महिला संगठन की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? कौन है? देखो 4 महिलाओं को संगठन की श्रेणी में दे दिए उन्होंने। इनमें से कौन सा स्वायत्तशासी महिला संगठन की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ऑटोनोमस वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। असमिता, दुष्कर्म विरोधी, सहेली या प्रयास? प्रयास नहीं है। 75, सुंदरलाल बहुगुणा, चंद्र प्रसाद भट्ट, गौरा देवी किससे संबंधित है? उत्तराखंड के चिपको आंदोलन से 1973 से। ठीक है, तो ये थे 75 क्वेश्चन ये हैं, 50 क्वेश्चन ये हैं। ओके, अब 125 क्वेश्चन है। 125 में से कम से कम 35 क्वेश्चन प्लस आपके कॉन्सेप्चुअल थे और इन्फॉर्मेटिव थे। तो एक बार नहीं 2 बार इसको रिवीजन कर लेना। मैं इसकी PDF ने ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना वहाँ से। ओके, ये काम की चीज़ें हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। हैव अ गुड डे। जय हिंद।